स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के साथ मोदी चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे टीएमसी समेत 29 महानगर पालिका चुनाव को लेकर नतीजे सामने आ गए हैं। दोस्तों कहां पर मेयर कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें फिर बीजेपी का प्रशासन राहुल गांधी से सीधे पंगे लेने के लिए मैदान में उतर रहा है दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी नहीं मानेंगे और बिना इजाजत के एक बार फिर से जाएंगे इंदौर। बताएंगे कैसे राहुल गांधी को रोकने के लिए परमिशन तक नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप और अल्पसंख्यक समाज के अकेले एक जिले के अंदर 90,000 लोगों के वोट काटे जाने के गंभीर आरोप लगाते हुए सबूत भी साथ में लेकर आई है दोस्तों। और बताएंगे कैसे एमएनएस पार्टी यानी राज ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी को जनता ने महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से बोरिया बिस्तर बांधकर हमेशा के लिए विदाई कर दी है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 29 महानगर पालिका और नगर पालिका के चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर विपक्ष की जबरदस्त तरीके की वापसी हो रही है और विधानसभा चुनाव का नतीजा जो एक तरफा महाराष्ट्र में आया था वो जरूर कोई संयोग नहीं बल्कि एक किया गया प्रयोग था, और इसीलिए राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगाते हैं और जांच पड़ताल की जानी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 29 महानगर और नगर पालिका के चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने मजबूत किलों को एक बार फिर से बचाया है और एक के बाद एक कई सारी सीटें जीती है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी चंद्रपुर के साथ साथ लातूर और भिवंडी और परभनी के साथ साथ कोल्हापुर के अंदर अपना मेयर बनाने जा रही है। आपको बता दें कि इन सारी नगर पालिका और महानगर पालिका के अंदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है दोस्तों। चंद्रपुर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर टोटल 30 वार्ड में जीत हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 23 वार्ड में जीत मिली है। शिवसेना यूबीटी 6 वार्ड में चुनाव जीता है और अदर्स को 4 मिला है, यानी बीजेपी पूरी ताकत लगाकर 27 के आंकड़े तक पहुंच सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेले 30 के आंकड़े पर है और शिवसेना यूबीटी समर्थन कांग्रेस को मिला हुआ है, तो गठबंधन का मिलाकर आंकड़ा 36 तक पहुंच जाता है। यहां पर टोटल 66 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूबीटी का मिलाकर आंकड़ा 36 तक पहुंच जाता है, यानी 33 चाहिए और 36 के आंकड़े में पहुंच चुके हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 66 में से 36 सीटें जीतकर अकेले मेयर बनाया था, लेकिन लगभग 7 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने वापसी कर ली है और सीट जीत ली है दोस्तों। ये जो चंद्रपुर नगर पालिका महानगर पालिका है ये विदर्भ क्षेत्र के अंदर आता है, जहां पर लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। ऐसे ही एक और सीट की बात करें तो लातूर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके का दबदबा दिखाया है दोस्तों। लातूर के अंदर तो कांग्रेस पार्टी के नेता विलासराव देशमुख के खिलाफ उल्टा बयान देकर आए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के अध्यक्ष चावाड़, जिसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। टोटल 70 में से 43 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा अपना मेयर बनाने के लिए पूरे समीकरण को क्लियर कर दिया है। लातूर के अंदर भी जबरदस्त जीत हुई है और तीसरी सीट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भिवंडी के अंदर भी अपना मेयर बनाने जा रही है। भिवंडी के महानगर पालिका के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 30 वार्ड पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी 22 पर और अदर्स को 14 वार्ड मिले हैं, जबकि शिवसेना शिंदे को 12 वार्ड मिले हैं, यानी बीजेपी और शिंदे अगर मिल जाएंगे तो आंकड़ा 34 तक पहुंचेगा। लेकिन जो अदर्स है उसमें शिवसेना यूबीटी भी है, एआईएमआईएम भी है और तमाम अन्य पार्टियां भी है, वंचित बहुजन अघाड़ी भी है, जो कांग्रेस के साथ मिलकर आराम से यहां पर अपना खुद का मेयर बनाने जा रही है। एक और सीट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी परभनी में भी चुनाव अच्छे तरीके से जीत चुकी है दोस्तों। और कोल्हापुर की बात करें तो पार्टी लगभग चुनाव जीतने की स्थिति में है, यानी यहां पर भी कांग्रेस पार्टी का मेयर भावना है कि बनेगा, यानी टोटल 5 सीटें हैं जो आराम से कांग्रेस पार्टी का मेयर का पोस्ट होने जा रहा है दोस्तों। बाकी जो और सीटें हैं उस पर लगातार कसमकस जारी है और बीएमसी चुनाव को लेकर भी टक्कर काटे की चल रही है। इसी के साथ में आपको बता दें राहुल गांधी से बीजेपी का प्रशासन हर बार पंगा लेता है ये सोचकर कि राहुल गांधी को रोक देंगे, लेकिन राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं वो गांधी परिवार है दोस्तों। और गांधी परिवार ने हमेशा से भारत की राजनीति में कभी भी झुकने का नाम नहीं लिया और यही बड़ा कारण है कि अंग्रेजों को पहले मारकर भगाया गया, फिर कांग्रेस पार्टी 60 सालों तक राज करती रही। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार में हिम्मत था और वो लड़ते थे, भय से यानी डर से मुकाबला करते थे। और सबको पता है कि राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं। इसके बावजूद दोस्तों अब एक बार फिर से बीजेपी सरकार और स्थानीय प्रशासन राहुल गांधी को रोकने के लिए आदेश जारी कर रहा है और राहुल गांधी को रोकने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में इंदौर के भागीरथपुरा का मामला सामने आया था, जिसमें गंदा पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी, यानी बीजेपी की सरकार जो इंदौर को सबसे स्वच्छ बताती थी, उस इंदौर के अंदर 24 लोगों की मौत का मामला काफी बड़ा मुद्दा बन गया था। नरेंद्र मोदी की ओर से एक भी सोशल मीडिया पर पोस्ट तक नहीं आया दोस्तों, यानी 24 लोगों की मौत पर कुछ फर्क भी नहीं नरेंद्र मोदी को पड़ा। लेकिन राहुल गांधी 17 तारीख यानी आज इंदौर आ रहे हैं और राहुल गांधी के आने से पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं और नगरीय प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक में प्रशासन ने राहुल गांधी को रैली करने की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर के अंदर पार्षदों, महापौर और नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के साथ राहुल गांधी की बैठक के लिए अभय प्रशाल और आनंद मोहन माथुर सभागार में कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। इसके लिए करीब 1000 लोगों की मौजूदगी की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने बोला कि वो बैठक की मंजूरी नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी के संगठन के प्रभारी डॉक्टर संजय कामले ने बताया कि प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण बैठक को रद्द करना पड़ा। उन्होंने राहुल गांधी का इंदौर दौरा सीमित कार्यक्रम तक रहेगा ये
जानकारी दी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी को रोकने के लिए जो आदेश प्रशासन ने दिया है यानी बैन लगाने की मांग की है, तो प्रशासन के लोगों को इतना पता होना चाहिए कि अगर राहुल गांधी लोगों से मुलाकात करना चाहेंगे तो फिर वो प्रशासन के रोक टोक को भी नहीं देखेंगे और वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। उन्होंने कई बार कई राज्यों के अंदर प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद आम जनता से मिलकर प्रतिकार किया है। तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है। वो अगर चाहेंगे तो मिलने के लिए जरूर यानी आम जनता से मिलने के लिए और पार्टी के जो पार्षद वगैरह है और जितने भी आधिकारिक चुने हुए पोस्ट पर लोग हैं 1000 के आसपास उनसे मुलाकात करने के रास्ते ढूंढ ही लेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशासन वाले राहुल गांधी को रोकने के तमाम प्रयास करते रहते हैं, हर बार इनको मुंह की खानी पड़ती है, बेइज्जती करवानी पड़ती है। आज देखते हैं राहुल गांधी क्या 1000 लोगों की जो मीटिंग होने वाली थी कांग्रेस पार्टी के नगर परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका, महापौर और पार्षदों की, क्या वो बैठक होगी? क्या राहुल गांधी प्रशासन के लगाए गए बैन को फिर से ताक पर रखकर प्रशासन को एक बार फिर से बता देंगे कि राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता? जो भी जानकारी इससे जुड़ी आ जाती रहेगी, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भारत के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के जरिए जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री का दावा है कि अल्पसंख्यक बाहुल्य मालदा के अंदर 90,000 वोटर के नाम अंतिम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर बंगाल रवाना होने से पहले कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें बिल्कुल सही है, उनके वोटरों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि केवल मालदा में ही 90,000 मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम काटा जा रहा है। बल्कि उन्होंने कहा कि मतुआ समुदाय, राजवंशी और आदिवासी समुदाय के लोगों का भी नाम काटा जा रहा है, जो अमूमन बीजेपी को वोट नहीं देते। यहाँ तक कि अमृत सेन और कवि जॉय गोस्वामी जैसे प्रसिद्ध लोगों के भी नाम काटे जा रहे हैं और उनको बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोग अपने पहचान को जस्टिफाई करिए। और जो बड़े बड़े अभिनेता है उनको भी बुलाया जा रहा है। 3 बार के सांसद और राज्यसभा के सांसद, सबको नोटिस थमाकर एसआईआर के बाद ये नोटिस दिया जा रहा है, जिस कारण से लोगों ने कई जगह विरोध भी किया है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि मालदा और मुर्शिदाबाद जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर भारी संख्या में लोगों के नाम काटने के तैयारी में बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से एक क्लियर कट मैसेज आ गया है कि अब शरद पवार की पार्टी का कोई जिक्र नहीं करेगा महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि शरद पवार ने जितना भी कमाया था उनका भतीजा उनसे लेकर चला गया और शरद पवार की राजनीति अब लगभग खत्म हो गई है। दोस्तों जो एनसीपी शरद पवार गुट अपना दबदबा दिखाती थी और स्थानीय लोकल बॉडी के इलेक्शन के अंदर तो कम से कम उनका परफॉर्मेंस एक अलग ही लेवल का होता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि एनसीपी शरद पवार गुट का प्रदर्शन बहुत खराब है। दोस्तों बीएमसी चुनाव की बात करें तो एक जगह भी खाता नहीं खुला और शरद पवार की पार्टी ना तो नवी मुंबई में खाता खोल पाई, ना मालेगांव में खाता खोल पाई, ना धूले में, ना जलगांव में, कोल्हापुर में, सांगली, सतारा, लातूर और नांदेड़ के अंदर भी यही हाल रहा। 0 पर सिमट गई और जालना के साथ साथ कल्याण, उल्लासनगर, पनवेल और चंद्रपुर, नासिक, वसाई, विरार, मीरा भाईंदर के साथ साथ लातूर और परभानी और पनवेल और नांदेड़ के साथ साथ पुणे, पिंपरी चिचवड़ और थाने, हर जगह पर स्थिति इसी तरीके की रही। केवल 3 जगह पर कुछ सीटें मिली। पुणे में 3 सीटें जीते, पिंपरी चिचवड़ के अंदर 1 सीट पर जीत मिली और थाने के अंदर 4 सीटों पर जीत मिली। बाकी सारे के सारे नगर पालिका और महानगर पालिका हर जगह बुरी स्थिति में शरद पवार की पार्टी नजर आई। तो इससे एक बात साबित हो गई है कि शरद पवार की पार्टी का अब कुछ बचा नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर अजित पवार की पार्टी के साथ में उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा, क्योंकि शरद पवार की खुद तबियत खराब रहती है और अब वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, केवल कुछ कार्यक्रमों में जाते हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने पहले ही कहा है कि एपी के साथ में यानी अजित पवार के साथ में जल्द गठबंधन हो जाएगा और दोनों पार्टियां मिलकर एकजुट हो जाएगी। तो अब परिवार वापस से एकजुट हो जाएगा और एनसीपी शरद पवार नाम का कोई गुट नहीं बचेगा। ये बात लगभग तय हो चुकी है। अगर आप भी मानते हैं कि शरद पवार की राजनीति अब खत्म होने के कगार पर है और शरद पवार के साथ जो लोग अभी थोड़े बहुत खड़े थे वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएंगे, हमारे साथ लगातार बने रहिए दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें जब से उड़ीसा की सत्ता हाथ से गई है, बीजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी से लगातार एक के बाद एक कई तरीके के नुकसान झेल रही है। दोस्तों कभी बीजेपी उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक की पार्टी में सेंधमारी करती है, कभी पार्टी तोड़ देती है, तो कभी विधायक को लेकर चली जाती है। अभी हाल फिलहाल में ही 2 विधायक को उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल ने अपनी पार्टी से हटाया था, क्योंकि दोनों विधायक पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनकी बॉन्डिंग चल रही थी। इसी पर नवीन पटनायक ने कार्रवाई कर दी और अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उड़ीसा पहुंचे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से उन्होंने मुलाकात की है। नवीन पटनायक से मुलाकात की तस्वीर आप देख सकते हैं कि नवीन पटनायक के सीधे हाथ पर अखिलेश यादव बैठे हैं। दोस्तों साथ में उड़ीसा के समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी मौजूद हैं और बीजू जनता दल के भी नेता है और ये मुलाकात चल रही है। जरूर आने वाले दिनों के अंदर एक गठबंधन को लेकर चर्चा की गई होगी और वैसे भी इंडिया गठबंधन में कई पार्टियों को शामिल कराना चाहिए। इसमें से उड़ीसा में बीजू जनता दल भी एक पार्टी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजू जनता दल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उड़ीसा में बनेगा, क्योंकि दोनों पार्टियों को जरूरी है कि साथ में आए और बीजेपी उड़ीसा को पूरी तरीके से कब्जा करे। उससे पहले भाजपा को
सत्ता से बेदखल करे, वरना उड़ीसा पर बीजेपी पूरी तरीके से कब्जा कर लेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान साइबर ठगों ने उन्हें भी निशाना बनाते हुए कोशिश की थी और उनको भी लूटने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें एक फर्जी ट्रैफिक चालान का मैसेज आया था। मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंचाया गया जो सरकारी लग रही थी और पैसा देने के लिए बोला गया। अगर जजों के साथ भी ये सुनियोजित फ्रॉड हो सकता है और वो शिकार कई बार बन भी जाते हैं, तो फिर आम जनता के साथ तो क्या क्या होता होगा। कुल मिलाकर दोस्तों आम जनता साइबर ठग से बुरी तरीके से परेशान है। दिल्ली के एक कपल के करोड़ों रुपए लूट लिए गए थे साइबर ठगी के कारण, और साइबर ठगी एक इतना बड़ा मामला है जिस पर बीजेपी की सरकार उस तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। देना चाहिए। आम जनता से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों की फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति इससे पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मुंबई की सियासत पर बीजेपी का कब्जा होता जा रहा है। मुंबई में बीएमसी सहित 29 महानगर पालिका में हुए चुनाव में बीजेपी का पलड़ा कुछ सीटों पर भारी रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में कड़े टक्कर के कारण जो सोच रही थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन घूम फिरकर बीएमसी को लेकर एक जो बात सबसे ज्यादा क्लियर कट नजर आई वो ये कि एमएनएस के नेता राज ठाकरे एक अच्छे वक्ता है, यानी भाषण अच्छा देते हैं, लोगों के बीच में अस्मिता का कार्ड अच्छा खेल लेते हैं, नैरेटिव बना लेते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की कोई मजबूत स्थिति नहीं है। उनकी पार्टी का वैसा दबदबा नहीं है और कोई ऐसा कैडर नहीं है कि वो चुनाव जीते। मराठी मानुस की बात करने वाले एमएनएस पार्टी के नेता राज ठाकरे को तब तगड़ा झटका लगा जब 22 शहरों के अंदर उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला और मुंबई के अंदर भी उनकी पार्टी 10 के कम नंबर में आकर सिमट गई, जबकि वो 70+ सीटें चुनाव में लड़ रहे थे और उद्धव ठाकरे का पूरा समर्थन मिला हुआ था। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि राज ठाकरे की पार्टी का कैडर मजबूत नहीं है, यानी पार्टी के तौर पर काफी कमजोर है। हालांकि वो नैरेटिव अच्छा बना लेते हैं और मराठी मानुस का मुद्दा उन्होंने ही जोर शोर से उछाला था, जिसका फायदा यूबीटी यानी शिवसेना यूबीटी को मिला। अगर आप भी मानते हैं कि राज ठाकरे एक ऐसे नेता है जो अब अपनी पार्टी का शिवसेना में या तो विलय करवा ले या फिर अपनी पार्टी को मजबूत करे ताकि आने वाले दिनों के अंदर गठबंधन हो तो गठबंधन को नुकसान ना पहुंचे, अच्छी लड़ाई लड़ने की स्थिति में उनकी पार्टी यानी एमएनएस भी रहे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश की राजधानी के अंदर इतनी ज्यादा खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए आकाश पंडित नाम का एक व्यक्ति आईटीओ यानी दिल्ली आईटीओ के यमुना घाट पर बनी मजार से दुश्मनी निकालते हुए यानी मजार के ऊपर जाकर हथौड़े से वार करता है और मजार को तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो डालता है। जैसे ही मजार के तोड़े जाने की वीडियो सामने आती है, पत्रकार सचिन गुप्ता की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया, जिस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली की कानून व्यवस्था इन गुंडों के आगे घुटने टेक चुकी है। दिल्ली पुलिस को पता नहीं क्या हो गया है, दिल्ली पुलिस कहां पर सोई हुई है। ये गुंडे इस तरीके के आपराधिक कृत्य करते हैं, फिर इसका वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बोला गया कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लीजिए। क्या दिल्ली पुलिस का इकबाल अब नहीं बचा? क्या दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था को सही से नहीं लागू कर पा रही है? कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से ऐसे संगठन जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, कभी तलवार बांटे जाते हैं, ये वही हिंदू रक्षा दल है एचआरडी के नाम से गाजियाबाद, दिल्ली और आसपास के इलाके में उग्रवादी विचारधाराओं को प्रकाशित प्रभावित करता है और आसपास के इलाकों के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दोस्तों खुलेआम आईटीओ जैसे चलते हुए बिजी इलाके में इस तरीके से तोड़फोड़ करना और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति नहीं होना, ये अपने आप में कई शंकाओं को पैदा करता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें चंद्रशेखर रावण ने एक बड़ा बयान दिया। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं सांसद की वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर नारी शक्ति, साहस, वीरता और न्याय की अनोखी मिसाल और होलकर साम्राज्य की महारानी माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्राचीन मूर्ति का तोड़ना अत्यंत निंदनीय, शर्मनाक और अक्षम्य है, यानी क्षमा नहीं किया जा सकता। इस तरीके का मामला है। मणिकर्णिका घाट का निर्माण लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने 1771 में करवाया था। इस स्थल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। मणिकर्णिका घाट को लेकर उन्होंने कहा कि AMASR यानी प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित धरोहर की सुरक्षा के लिए विशेष कानून मौजूद है। ऐसे में अधिनियम के अंतर्गत आने वाली विरासत को क्षति पहुंचाना कानूनी उल्लंघन की श्रेणी में आता है। हम वाराणसी के माननीय सांसद प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि इस मामले पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषियों की पहचान करके कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मूर्तियों को संरक्षित करके समयबद्ध तरीके से पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के सम्मान में किसी भी प्रकार के समझौते को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये केवल एक मूर्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि हमारी ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक जिम्मेदारी का विषय है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
छाबहार पोर्ट को लेकर एक ऐसी खबर सामने आती है दोस्तों जिस पर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। यानी ईरान के अंदर भारत का एक छाबहार पोर्ट है, बंदरगाह है, जहां से सेंट्रल एशिया के साथ साथ कई और जगह पर भारत ट्रेड व्यवसाय कारोबार करता, लेकिन अमेरिका के द्वारा लगातार प्रतिबंध लगाया गया है और कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि भारत ईरान के साथ कोई बड़ा डील नहीं कर सकता, उसके साथ कोई कारोबार नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान को झुकाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। हालांकि बार बार अमेरिका फेल होता है, लेकिन इसके बावजूद भारत जो कारोबार ईरान के साथ में बड़े स्तर पर कर सकता था, क्योंकि बंदरगाह भारत ने खुद का छाबहार पोर्ट बनाया था, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण छाबहार पोर्ट से कोई बड़ा कारोबार नहीं हो रहा दोस्तों। और अब छाबहार पोर्ट बनाने के बाद भारत छाबहार पोर्ट से बाहर निकलेगा, यानी छाबहार पोर्ट बनाते वक्त जो पैसे की गारंटी इंडिया ने दी थी वो पैसा देकर ईरान से भारत छाबहार के पोर्ट से भारत बाहर निकलेगा, इस तरीके के दावे चल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट भी सामने आई थी। कांग्रेस पार्टी निशाना साधते हुए कहा कि छाबहार पोर्ट हमारे लिए इसलिए जरूरी था ताकि हम अफगानिस्तान और जो मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया है, वहां तक अपनी पहुंच बनाए और जितने भी बड़े कारोबार हैं वो छाबहार पोर्ट ईरान से होते हुए होंगे। पाकिस्तान को बाईपास करने का एक तरीका था और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई थी, भारत के द्वारा एक्शन था, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक लाइफलाइन था भारत के लिए। यहां से अच्छा खासा व्यापार हो सकता था। ईरान और भारत के संबंध अच्छे होते तो रूस के साथ भी भारत अच्छे से डील कर पाता, लेकिन अगर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने छाबहार पोर्ट से अपने आप को अलग करने का फैसला लिया है, तो इससे भारत के लोगों को नुकसान होगा, भारत के इन्वेस्टमेंट को नुकसान होगा और ये नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बार फिर से सरेंडर करने का मामला है। मोदी सरेंडर अगेन, इस तरीके से निशाना साधा गया। हालांकि बीजेपी की सरकार दावा कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मीडिया रिपोर्ट है वो गलत है, ऐसा कोई कदम बीजेपी की सरकार नहीं उठाने वाली है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर असम के अंदर जुबिन गर्ग केस को लेकर असम कांग्रेस के चीफ गौरव गोगोई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कानूनी कार्रवाई चल रही है और हमने राज्य कांग्रेस इकाई की ओर से एक कानूनी टीम भी गठित किया है जो मामले का गहन अध्ययन कर रही है। गौरव गोगोई ने कई अहम सवाल भी उठाए हैं। जब रिपोर्ट में 18/20 लोगों के नाम यानी 18 या 20 लोगों के नाम थे, तो फिर एसआईटी ने सिर्फ 5 लोगों के नाम को क्यों उजागर किया, बाकी लोगों के नाम को बचाने की कोशिश की जा रही है क्या? सिंगापुर में जिस कार्यक्रम में जुबिन गर्ग ने भाग लिया था उसका आयोजन भारतीय सरकार कर रही थी और भारतीय दूतावास ने इसका आयोजन किया था। केंद्र सरकार इस मामले पर कोई जांच क्यों नहीं करवा रही है? क्यों केंद्र की सरकार चुप्पी साधकर बैठी हुई है? यह मामला काफी गंभीर है, क्योंकि लोक गायक थे जुबिन गर्ग, उनका एक अलग तरीके का ऑरा था दोस्तों, यानी उनकी पहुंच बहुत ज्यादा थी, लोग उनको एक आइडल के तौर पर जानते थे और उनकी पहचान पूरे के पूरे असम में एक बड़े सिंगर के तौर पर होता था। वो असम की पहचान से अपने आप को जोड़ते थे और असम के लोग जुबिन को, असम और असम को जुबिन मानते, इस टाइप के वो एक बड़े कलाकार थे। लेकिन उनकी हत्या के मामले को लेकर बीजेपी सरकार जो कार्रवाई कर रही है केवल खाना पूर्ति मात्र कर रही है। गौरव गोगोई की ओर से बार बार इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं जनता को बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सही तरीके से एकदम जांच करवाया जाएगा, निष्पक्ष जांच कराया जाएगा और ये जो 18-20 लोगों के नाम थे और बाद में केवल 5 के नाम उजागर किए गए, एक एक का पता लगाया जाएगा कि कौन कौन ये 18-20 लोग थे जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं जनता इस पर क्या जवाब देती है, क्या रिस्पॉन्स देती है। दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई जाएगी ताकि जांच अच्छे से हो जाए? ये अब जनता के हाथ में फैसला होगा। साथ साथ कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने पंजाब केसरी अखबार समूह के छापों के जरिए उसे निशाना बनाए जाने के दावे को लेकर शुक्रवार को राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। खेड़ा ने कहा कि भगवत मान के नेतृत्व वाली पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पर खुद की कोई विचारधारा न होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को मोदी के नक्शे कदम पर चलना है तो बीजेपी में अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी का विलय करवा दो। जब दोनों पार्टी में कोई डिफरेंस बचा ही नहीं है तो फिर दोनों पार्टियां एक साथ होकर काम करो। कम से कम जनता भी कंफ्यूज नहीं होगी कि भाजपा और आम आदमी पार्टी में कुछ अंतर है। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हर पार्टी किसी न किसी से प्रेरणा लेती है। उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से प्रेरणा लेती है, सरदार पटेल से प्रेरणा लेती है, सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेती है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से प्रेरणा लेती है। भाजपा माधव सदाशिव राव गोलवालकर से प्रेरणा लेती है, विनायक दामोदर सावरकर से प्रेरणा लेती है, नाथुराम गोडसे से प्रेरणा लेती है, वाम दल कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन से प्रेरणा लेती है। खेड़ा ने कहा कि पंजाब के प्रसिद्ध अखबार पंजाब केसरी पर आम आदमी पार्टी का व्यापक हमला दर्शाता है कि भले ही इस पार्टी की स्पष्ट रूप से कोई विचारधारा ना हो लेकिन ये नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से चलता है। इन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है लेकिन ये बीजेपी की विचारधारा पर चलते हुए अब मीडिया की आवाज दबाने में लगे पड़े हैं। दोनों मिलकर एक हो जाओ, कम से कम विचारधारा को लेकर कंफ्यूजन तो नहीं होगी। अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा किए गए एक्शन पर यह मामला उनके खिलाफ उल्टा जाएगा तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट दोस्तों, जिसमें उत्तराखंड के हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में हिंदू क्षेत्र घोषित करने और उसके तहत आने वाले सभी धार्मिक स्थानों और गंगा घाटों को गैर हिंदू प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किए जाने की मांग के बीच शुक्रवार को हर की पौड़ी में अहिंदू निषेध क्षेत्र बोर्ड लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रमुख स्नान घाट पर हर की पौड़ी पर आसपास के क्षेत्र में हरिद्वार नगर पालिका अधिनियम 1916 के अनुसार पहले ही गैर हिंदू प्रवेश के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन 3 दिन पूर्व कंदूरा यानी अरब के शेखों का लिबास पहने 2 युवक के आने के बाद से
हंगामा मचा, जिसके बाद ये बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड को लेकर अलग अलग तरीके की चर्चाएं चल रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें राजस्थान में आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में जाने वाले नेता वापसी करने को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं और जल्द बड़ा फैसला लेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी के बड़े नेताओं के बीच घर वापसी को लेकर नेताओं का मंथन शुरू हो चुका है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता महेंद्रजीत मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, 6 लोगों के साथ में वापस से कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। हालांकि उनके घर पर छापे पड़े हैं, एसीबी के यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे पड़ रहे हैं। राज्य की बीजेपी सरकार, भजन लाल सरकार अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि मालवीय को कांग्रेस पार्टी में जाने से रोका जाए, लेकिन मालवीय ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी में आएंगे, अपनी पुरानी पार्टी में आएंगे। बीजेपी आम जनता का भला नहीं करने दे रही है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।